भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। झील, राज्य, सुखाताल, उत्तराखंड, नैनी, उत्तर प्रदेश, हाफलोंग, मणिपुर, अग्रा, कर्नाटक। ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? ए, केवल एक जोड़ी, बी, केवल 2 जोड़े, सी, केवल 3 जोड़े, डी, सभी चारों जोड़े। उत्तर बी। प्रसंग: नैनीताल में सुखाताल झील के संरक्षण पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य को झील के तल पर सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया। सुखाताल और नैनी झील, उत्तराखंड। ऐसा माना जाता है कि सुखाताल नैनी झील के लिए एक फीडर झील है, जिसे लोकप्रिय रूप से नैनीताल झील कहा जाता है क्योंकि यह मानसून के दौरान नैनी झील के लिए अपस्ट्रीम स्टोरेज के रूप में काम करती है, जिससे नैनी झील में कटाव और गाद का जमाव बढ़ गया है। हाफलोंग झील, असम। यह असम की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। असम के सबसे बड़े प्राकृतिक जल निकायों में से एक हाफलोंग झील नौक विहार जैसी विभिन्न प्रकार की मनोरम गतिविधियां प्रदान करती है। झील दीमा हसाओ पर्यटक वन विभाग और दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद द्वारा संरक्षित है। झील का परिवेश सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय प्रदान करता है। अग्रा झील, कर्नाटक। यह अग्रा, बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। यह वरथुर झील श्रृंखला का हिस्सा है। ये बेंगलोर की सबसे अच्छी तरह से अनुरक्षित झीलों में से एक है। अंतर्वाह के अंत में यह एक विभाजित निर्मित आर्द्र भूमि और एक तलछट के साथ एक तलछट बेसिन है। झील चारों ओर से पैदल और साइकिल ट्रैक से घिरी हुई है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वर्ष 2002 के पूर्व की आत्महत्या रोकथाम रणनीति का प्रतिस्थापन है। 2. इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाएं बनाना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। भारत की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (एनएसपीएस) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाएं और बहुक्षेत्रीय सहयोग करना है। रणनीति मोटे तौर पर अगले 3 वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य मनोरोग बाह्य रोगी विभाग स्थापित करना है, जो वर्ष 2027 तक सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करेगा। यह अगले 8 वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम को एकीकृत करेगा। इस एनएसपीएस की प्राथमिकताओं में आत्महत्या के साधनों तक आसान पहुंच को कम करना भी शामिल है, जिसके अनुरूप सरकार खतरनाक कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आत्महत्या करने का सबसे आम तरीका फांसी और जहर है। इसके बाद डूबना और आत्मदाह करना है। सरकार आत्महत्याओं के बारे में जिम्मेदार रिपोर्टिंग पर मीडिया के लिए दिशानिर्देश बनाने की भी योजना बना रही है।
यह आत्महत्याओं पर जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग और आत्महत्या के साधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करने की परिकल्पना करता है। सामुदायिक और सामाजिक समर्थन। आत्महत्या की रोकथाम के लिए सामुदायिक सहयोग और सामाजिक समर्थन विकसित करने पर जोर दिया गया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सुल्तान फतेह अली साहब हैदर अली के बचपन का नाम है। 2. टीपू सुल्तान ने मैसूर में रेशम उत्पादन के साथ साथ एक नई भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की। 3. अख्तर, बेहराम और जोहरा टीपू सुल्तान द्वारा शुरू किए गए सिक्के थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. केवल 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर सी. टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान या सुल्तान फतेह अली साहब टीपू का जन्म वर्ष 1750 में देवनहल्ली, वर्तमान बेंगलुरु में हुआ था। टीपू एक शिक्षित शासक था जिसने कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, भाषा, दर्शन और विज्ञान का अध्ययन किया था। टीपू के सुधार और नियम। टीपू सुल्तान का यूरोपीय संस्कृति और जीवन शैली के प्रति आकर्षण उनके नवाचारों में व्यापक रूप से परिलक्षित होता है। टीपू ने विभिन्न नई नीतियां लाई और सुधार किए, जिन्होंने रियासत का आधुनिकीकरण किया और उसकी विरासत का एक स्थायी पहलू बने। टीपू चाहते थे कि मैसूर यूरोपीय शक्तियों का एक आधुनिक प्रतिद्वंद्वी बने और उसी के अनुसार प्रौद्योगिकी में निवेश किया। सबसे प्रसिद्ध रूप से उन्हें युद्ध में लोहे के आवरण वाले रॉकेटों की शुरुआत के लिए श्रेय दिया जाता है। टीपू सुल्तान ने प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों का भी बीड़ा उठाया। उन्होंने नए सिक्कों की शुरुआत की, मैसूर में एक नई भू राजस्व प्रणाली शुरू की, साथ ही साथ रेशम उत्पादन की भी शुरुआत की, जो आज भी कई कन्नड़ लोगों को रोजगार देता है। टीपू सुल्तान द्वारा जारी तांबे के सिक्कों में ग्रहों के नाम थे। उदाहरण के लिए, पैसा, जिसे जोहरा भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह का फारसी नाम, आधा पैसा को बेहराम, मंगल ग्रह का फारसी नाम, क्वार्टर पैसा को अख्तर के नाम से भी जाना जाता था, जो तारों के लिए फारसी शब्द है। डबल पैसा को ओथमानी या मुश्तरी के नाम से भी जाना जाता है, और एक पैसे के 8वें भाग वाले सिक्के को कुतुब कहते थे। उन्होंने श्रीरंगपट्टम में ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया। टीपू के फ्रांस के साथ राजनयिक संबंध थे और वो जैकोबिन क्लब के सदस्य था। उन्नति परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कौशल परियोजना के रूप में यह मनरेगा लाभार्थियों के कौशल आधार को उन्नत करने का इरादा रखता है। 2. जिस परिवार से प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है, वो मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार लेना जारी नहीं रखेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. उन्नति परियोजना 2020 एक कौशल परियोजना के रूप में यह मनरेगा लाभार्थियों के कौशल आधार को उन्नत करने और इस तरह उनकी आजीविका में सुधार करने का इरादा रखता है, ताकि वे वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्णकालिक रोजगार की ओर बढ़ सके और इस तरह मनरेगा पर उनकी निर्भरता को कम हो सके। ये परियोजना एक परिवार के एक वयस्क सदस्य 18-45 वर्ष की आयु को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है, जिसने परियोजना शुरू होने के वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन का काम पूरा कर लिया है।
जिस परिवार से प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है, वो मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम प्राप्त करना जारी रखेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार अधिकतम 100 दिनों की अवधि के लिए और प्रति परिवार एक कार्यक्रम के लिए मानदेय का भुगतान किया जाता है। मानदेय के लिए पूरा खर्च वेतन हानि मुआवजे के खिलाफ पुनर्तः केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 2. आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 3. मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। 4. भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का संस्थापक सदस्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर डी। भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के साथ साथ देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का प्रशासन करता है। अनुच्छेद 324। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था, लेकिन इसमें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष, पहले 8 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होता है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध वेतन और भत्ते के समान ही वेतन और भत्ते इत्यादि प्राप्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आईडीए) स्टॉकहोम, स्वीडन का संस्थापक सदस्य है। आयोग ने संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल सचिवालय के सहयोग से अन्य देशों के चुनावों के लिए विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक भी उपलब्ध कराए हैं।